नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे अपने घर में। कोई शादी का सपना लेकर के जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो फिर उस मोहब्बत में उसे ये नहीं लगता कि सामने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से है, कैसे वो मुझे रखेगा और कैसे मुझे वो नहीं रखेगा। मोहब्बत होती ही कुछ ऐसी है। एक ऐसी ही मोहब्बत की दास्तान मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसके अंदर लड़की का जो नाम होता है, वो दिव्या होता है और लड़के का नाम होता है, वो संजय होता है। संजय और दिव्या, ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। दिव्या और संजय की कहानी से बहुत से युवा लोग हैं, वो ये सीखेंगे कि अक्सर प्यार क्या चीज़ होती है। दिव्या और संजय की मुलाकात सोशल मीडिया पर होती है, इंस्टाग्राम पर होती है। इंस्टाग्राम से मैसेज का आदान-प्रदान और उसके बाद में इनकी बातें देर रात तक चलना, ये सामान्य-सी बात है। ये हर एक क्राइम कथा का पार्ट होता है। वो एक-दूसरे के इतने क्लोज़ आ चुके थे कि दिव्या ने अपने माँ-बाप के खिलाफ जाने का फैसला लिया कि अब ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी संजय के साथ बिताएँगे, अब ज़िंदगी माँ-बाप के साथ नहीं बीतेगी और मुझे मेरी खुद की ज़िंदगी जीने का अधिकार है। ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि दिव्या और संजय दोनों वेडिंग के वो सपने साकार हों, वो कार्ड बँटे, डिजिटल कार्ड बँटे, हमारे बच्चे हों, तमाम तरह के ऐसे सपने। संजय ने कहा कि दिव्या तुम देख लो, अगर तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा दिल कमज़ोर है, तुम्हारा यकीन मान नहीं रहा है, तो हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर सकते हैं। लेकिन दिव्या की ओर से ये कहा गया कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं कभी भी आपको पीठ नहीं दिखाऊँगी, लेकिन मेरे माँ-बाप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ शादी हो, आपके साथ मैं घर बसाऊँ, लेकिन मैं घर बसाना चाहती हूँ, आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। दिव्या की कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, दिव्या की 22 साल या 23 साल की उम्र रही होगी। इतनी सोच और समझ नहीं थी, लेकिन दिव्या बाज़ार में अकेला जाना, शॉपिंग अकेले करना या छोटे-मोटे घर के काम करना, इससे दिव्या को ये लगने लगा था कि वो अब बहुत बड़ी हो चुकी है, वो अब बहुत जवान हो चुकी है। एक दिन दिव्या और संजय ये डिसीज़न लेते हैं कि अब हमें वो काम कर ही लेना चाहिए, जो काम हम करने की सोच रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने पूरी लाइफ़ पड़ी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है और ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते। अब एक दिन वो आ ही जाता है जब दिव्या और संजय दोनों घर से भाग जाते हैं। सपने ये थे कि हम दोनों मिल के शादी करेंगे और अपनी एक ज़िंदगी को बेहतर तरीके से हम यहाँ पे संजोएँगे। अजमेर से जोधपुर में बस की उस सीट पर बैठा संजय ये बार-बार उससे पूछ रहा है कि दिव्या कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? दिव्या कह रही है कि नहीं जी, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? हमने भला कब ऐसे किया? आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन दिव्या को ये नहीं पता था कि जिस संजय के साथ वो जा रही है, उसके मन में मैल है। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था, एक अनजान एक लड़के पे, एक छोटी-सी 6 मंथ की मोहब्बत पे, वो कैसे विश्वास कर सकती थी। लेकिन दिव्या खिड़कियों से खेत के वो नज़ारे देखे जा रही थी। धीरे-धीरे सफ़र अजमेर से जोधपुर की ओर जा रहा था और उन्हें रुकना जोधपुर था, क्योंकि जो संजय था उसके कई दोस्त वो पावटा के आस-पास इर्द-गिर्द वो रहा करते थे। अब जोधपुर की दहलीज को छूने ही वाले थे कि दिव्या कहती है कि संजय तुम सही कह रहे थे, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। जोधपुर सामने दिखाई दे रहा है और दिव्या का ये यू टर्न संजय को थोड़ा-सा अजीब लगा। संजय ने कहा कि तुम कोशिश करो खुद को सँभालने की। आप पैनिक मत हो, आप चिंता मत करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब जोधपुर आ चुका है, हम यहीं नाइट स्टे करेंगे। आज हम खूब अपने सपनों को संजोएँगे। हम एक-दूसरे के हैं और एक-दूसरे के रहेंगे, कस्में वादे सब होते हैं। जोधपुर शहर का आधा हिस्सा जा चुका है, इन दोनों की यही बातें चल रही हैं। अब इनको उतरना था पावटा रोड गेस्ट हाउस। बस जाकर के सिटी के बीचों-बीच जहाँ हाई कोर्ट है, उस तरफ रुक जाती है, जहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड है। वहाँ रुकने के बाद में संजय वहाँ से एक ऑटो लेता है और ऑटो लेने के बाद में वो सीधा पावटा रोड गेस्ट हाउस में पहुँच जाते हैं। पावटा रोड के पास में एक गेस्ट हाउस है, जहाँ पर संजय को जाना था। संजय संजय के दोस्तों ने उसे
वहाँ ठहराया था। अब जैसे ही उसके दोस्त हैं वो फ़ोन पर कहते हैं कि आज हम आ नहीं सकेंगे, हम सुबह आएँगे, तुम चिंता मत करो। आज तुम नाइट एन्जॉय करो, तुम रहो। जैसे ही पाओटा रोड गेस्ट हाउस के अंदर ये जाते हैं, तो गेस्ट हाउस के अंदर के जो लोग होते हैं, वो उस दिव्या को छेड़ने का प्रयास करते हैं। अब ये न जाने एक अजीब-सी स्थिति थी कि किसी लड़के के साथ एक लड़की आई है और किसी होटल में वो रुक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं और वहाँ पर वो लड़के हैं जो दिव्या को लगातार छेड़े जा रहे हैं, उसके भद्दी-भद्दी कमेंट्स कर रहे हैं। संजय भी यहाँ परेशान होता है, संजय को भी समझ नहीं आता। शायद ये भी हो सकता है कि संजय के जो दोस्त थे, जो आने वाले थे, उन्होंने होटल के कुछ लोगों को ये बात है जो बता दी है कि इस प्रकार से लड़का-लड़की भाग कर आएँगे क्योंकि उन्होंने ही ये होटल बुक किया था। अब तमाम तरह की बातें संजय के दिमाग में थी लेकिन जैसे-तैसे रात गुज़ारनी थी, तो एक रूम में वो बंद हो गए, अंदर से बंद कर लिया, खाना-वाना खा लिया उन्होंने। इधर वो बार-बार नॉक करते रहे, बार-बार नॉक करते रहे क्योंकि सबको पता था कि ये लड़की भाग के आई है। तो आज की रात हम अपने सपनों को सँजो लें, सब ये चाहते थे। लेकिन यहाँ पे संजय कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो सुबह होती है, सुबह चेकआउट करके संजय और दिव्या निकलते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो होटल के जो बाहर एक गाड़ी आती है और रुकती है, उसके अंदर संजय के तीनों वो दोस्त। संजय कहता है कि रात हम बहुत परेशान हुए, दिव्या को भी बहुत परेशान किया। अब जो आगे की कहानी थी, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। संजय कहता है कि चलो आपके रूम पे चलते हैं। दिव्या कह रही है कि ये कौन है? संजय कह रहा है कि ये मेरे दोस्त हैं, आप चिंता मत करो, नो टेंशन रहो, मस्त रहो और खुद भी मस्ती मारो और इनको भी मस्ती करवाओ। ये जो शब्द थे, ये दिव्या को बड़ा परेशान कर देने वाले थे। दिव्या देख रही थी संजय को कि खुद भी मस्ती मारो, इनको भी मस्ती मरवाओ और हम आराम से रह लेंगे। ये जो शब्द थे, ये अब दिव्या को डराने वाले थे। अब उस गाड़ी में दिव्या और संजय और उनके 3 दोस्त बैठ चुके थे। गाड़ी सीधा उनके कमरे की ओर जा रही थी, उनके रूम की ओर जा रही थी। संजय की गाड़ी जैसे संजय आगे-आगे जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। सब वहाँ तक सही चलता है जहाँ उसके रूम तक होता है। रूम में जाने के बाद में संजय बाहर बैठ जाता है और संजय बाहर बैठते ही वो 3 बार-बार उसकी शोहरत को लूटते हैं। उसके साथ वो सब करते हैं जो संजय को करना चाहिए। दिव्या यहाँ पर चिल्ला रही है, परेशान है, लेकिन दिव्या के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। दिव्या के हाथ में एक फ़ोन था। अब जैसे ही वो तीनों सब कुछ करके बाहर चले जाते हैं, तब दिव्या को थोड़ा मौका मिलता है। वो एकदम बिना कपड़ों के अंदर बैठी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करे क्या? वो 100 नंबर डायल करती है और 100 नंबर डायल करके ये कहती है कि मैं शादी के सपने संजोए हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ जोधपुर की धरती पे आई थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। आपसे निवेदन है कि मेरी इज़्ज़त को बचाएँ वरना मुझे बहुत तार-तार कर देंगे ये। एक लड़की की ये बात सुनकर के 100 नंबर से उसकी उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है क्योंकि उस वक़्त अधिकारी भी महिला रही होगी। महिला अधिकारी उन तमाम पुलिस जवानों के साथ आती है और रंगे हाथ उनको पकड़ती है। इसके बाद में दिव्या के पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया जाता है। अजमेर से वो पेरेंट्स आते हैं और गिड़गिड़ा करके अपने माँ-बाप की झोली में जाकर के वो रोने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ी चूक कर दी है। मैं आइंदा से ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगी, जिससे आपको ठेस पहुँचे। यहाँ पे दिव्या को समझ आ चुका था कि जिस पे प्यार और जिस पे शादी का भरोसा किया, उसी ने मुझे दरिंदों के हाथ में सौंप दिया। तो आगे की लाइफ़ तो क्या होगी? ये कहानी हमें ये सीख देती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आके हमें कितने भी यानी कि 20 किलोमीटर का सफ़र भी तय नहीं करना चाहिए। सैकड़ों किलोमीटर की सफ़र की तो बात ही अलग है। मिलेंगे एक नई क्राइम कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे